नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ और मेरे साथ मेरी सहयोगी अतिया। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की अलग अलग लोकेशंस पर एनआईए की तरफ से सुबह सवेरे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एनआईए की तरफ से रेड्स जो है वो अलग अलग लोकेशंस पर डाली जा रही है। बताया जा रहा है आज सुबह सवेरे से ही एनआईए की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर की 12 अलग अलग लोकेशंस में पहुंची हुई है, जहां पर अगर कश्मीर संभाग की बात करते हैं या फिर जम्मू संभाग की बात करते हैं तो दोनों ही संभागों के अलग अलग इलाकों में जाकर एनआईए की तरफ से आज कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो भी जो मिलिटेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर उनके ताल्लुकात किसी भी तरीके से आतंकवाद के साथ अगर पाए जा रहे हैं तो इस जो है बात के मद्देनजर रखते हुए ही ये कार्रवाई आज की जा रही है। सुबह सवेरे ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर की 12 अलग अलग लोकेशंस बताई जा रही हैं, जिसमें अगर जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू संभाग के पुंछ जिले में भी कुछ ऐसी लोकेशंस रही हैं जहां पर एनआईए की तरफ से रेड डाली गई है। और इसी के साथ साथ अगर कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर भी अवंतीपोरा, पुलवामा, अनंतनाग और श्रीनगर की जगहों पर एनआईए की टीम्स पहुंची हुई हैं और सुबह सवेरे ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में लगातार देखा जा रहा है, जहां पर पुंछ की बात की जाए, पुंछ में भी अप्रैल के महीने में जो अटैक किया गया था जिसमें 5 जो जवान है वो शहीद हो गए थे, उसी के मामले में बताया जा रहा है कि पुंछ जो है वहां पर एनआईए की टीम पहुंची है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, जहां पर पहले भी कई लोगों को डिटेन किया था। पुंछ की अगर हम बात करें, जहां पर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन वहां पे की जा रही है, काफी लोगों को भी जो है डिटेन किया था, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और वहीं पर एनआईए की टीम जो है आज वहां पर पहुंची है। और पुंछ के अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर घाटी के जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनका नाम चेतना ने आपको बताया, वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। और बताया भी जा रहा है कि जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पर जिस तरीके से जो आतंक के मामले सामने आ रहे हैं और कहीं ऐसी जो एम्यूनिशन की बात करें वो भी रिकवरी जो है देखी जा रही है, वहीं पर एनआईए की टीम जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और वहां पर आज की बात करें तो आज भी एनआईए की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, ताकि ऐसे मामले अगर कोई सामने आते हैं तो उस पर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। साउथ कश्मीर की बात करें तो 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर जो ये सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। उसके अलावा पुंछ की भी बात करें, पुंछ में भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यहाँ पर जिस तरीके से जो आतंकवाद का हमला हुआ था अप्रैल के महीने में, उसी के सिलसिले में एनआईए की तरफ से अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अब ये देखना बाकी है कि क्या कुछ निकल के जो है वो सामने आता है, जहां पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम आज सुबह सवेरे पहुंची है और वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ये एनआईए की तरफ से अलग अलग लोकेशंस पर जो ये रेड डाली गई है, इसमें बताया जा रहा है कि गढ़पोरा इलाका जो है, यहाँ पर एक एक्स मिलिटेंट के घर पर भी छापेमारी यहाँ पर की गई है। एनआईए की तरफ से वहां पर जाकर भी जो है वहां पर जाकर रेड डाली गई है। इसी के साथ लाड़कीपोरा और गामपोरा इलाका जो है, त्राल और अवंतीपोरा का, यहां पर भी कुछ घरों पर जाकर आज एनआईए की तरफ से यहां पर कार्रवाई की गई है। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो लवेपोरा जो इलाका है, यहां पर भी एक शख्स के घर पर जाकर जो वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसमें कुछ नाम जो है वो भी सामने आए हैं। मोहम्मद इशाक भट्ट, सन ऑफ मोहम्मद रमजान भट्ट, रेजिडेंस ऑफ सोजित डांगीपोरा, ये इसके घर में भी जाकर तलाशी की जा रही है। एनआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई सुबह सवेरे हो रही है। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है पंपोर का जो इलाका है, वहां पर भी कुछ घरों में एनआईए की टीम पहुंची हुई है। और वहीं पर पस्तोना त्राल का जो इलाका है, वहां पर भी इस वक्त एनआईए की टीम्स पहुंची हुई हैं, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। और इसी के साथ ये भी जानकारी मिल पा रही है कि मुस्लिम ख्वातीन मरकाज के जो चेयरपर्सन है यास्मीन रजा, ये भी जहां पंपोर तुलबाग के रहने वाले हैं, इनके घर पर भी जाकर आज एनआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी तक जो जम्मू की अगर बात करते हैं तो जम्मू संभाग के जो पुंछ इलाके में भी एनआईए की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, माना जा रहा है कि एनआईए की टीम्स जो है वो वहां पर मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशंस अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। हालांकि हमारे संवाददाता जो है वो इस वक्त ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर जाकर वो पूरी तरह से ब्यौरा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एनआईए की टीम्स ने जाकर जो है कौन सी जगहों पर जाकर ये जो कार्रवाई की हुई है, आखिर किस किस के नाम जो है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं, उसको लेकर जरूर यहाँ
पर काम चल रहा है, लेकिन वहीं पर जो कुछ दिन पहले जो पुंछ में जो टेरर अटैक हुआ था उसको लेकर भी आए दिन जो है उसको लेकर लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ उसी को मद्देनजर रखते हुए ही जगह जगह पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी OGWs के तौर पर काम कर रहे हैं, जो आतंकियों का साथ दे रहे हैं। क्योंकि पुंछ में भी जब इस हमले को लेकर जब कुछ चीजें जब निकलकर सामने आई तो उसमें भी ये माना गया कि जो स्थानीय लोग थे उनका हाथ काफी ज्यादा उसमें देखने को मिल रहा है, और स्थानीय मदद की के बाद ही इस तरह का बड़ा हमला ये पुंछ में हुआ था। और अब एक बार फिर लोगों पर कार्रवाई हो रही है, और एक बार फिर NIA की टीम जो है जहां पर मौके पर पहुंची हुई है और कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी ये जरूर देखना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे वहीं पर जहां पुंछ टेरर अटैक की बात हो रही है, तो जिस तरह से बड़ी अपडेट्स जो हैं वो आए दिन इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आ रही हैं। एक और बड़ी जानकारी जो है पुंछ टेरर अटैक को लेकर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो हमला किया गया था इसमें जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो हथियार इस्तेमाल किए गए थे जो अफगानिस्तान से इस ओर लाए गए थे, और ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल जो है इस हमले में भी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी जो है ये सामने आ रही है पुंछ टेरर अटैक को लेकर। और इसी के साथ अगर इस पूरे हमले की बात करते हैं तो जिस तरह से NIA की टीम्स की बात करें, सिक्योरिटी एजेंसीज की अगर बात करते हैं तो लगातार जो है उनकी तरफ से भी लगातार कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अभी तक एक भी आतंकी की धरपकड़ जो है वो नहीं हो पाई है। अभी लगातार इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, लेकिन बार बार हर दिन कोई बड़ी जानकारियां इस हमले को लेकर सामने आ रही हैं, जिसमें अभी तक 230 लोगों से पूछताछ जो है वो जरूर की जा चुकी है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं अभी जो इस पूरे मामले को लेकर जो इस पे जानकारी सामने आई, जिसमें यह बताया गया था कि जहां पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की शैडो संगठन PAFF ने खुलकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और वहीं इस संगठन द्वारा जारी पोस्टर में एक हथियार को भी दिखाया गया है। और विशेषज्ञों के अनुसार इस हथियार का नाम हेकलर एंड कोच असॉल्ट राइफल है। इसको NATO और US की नेवी सील टीम बड़े ऑपरेशनों को अंजाम देने में करती आई है। यहां तक कि इस हथियार का इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में भी सील टीम द्वारा इस्तेमाल किया गया था। और इस गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल की गोलियां जो हैं वो 5.56-45 mm होती हैं, और जो स्टील बुलेट जैसी नजर आती है, और इनमें स्टील बुलेट की ही तरह निशाने की चीरकर ये जाने की क्षमता होती है। और इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के पास से ये आधुनिक हथियार जो हैं ये बरामद किए गए थे। और इसी के साथ इसमें अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन और तुर्की में बनी पिस्टल कैनिक TP शामिल है। घाटी में आतंकवादियों के पास से स्टिकी बम भी मिले हैं, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में देखा गया है। तो यानी कि जिस तरह से ये इन आधुनिक हथियारों का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये जरूर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाहर से ये हथियारों का जखीरा जो है ये इस ओर लाया जाता है, और उसके बाद इस तरह के हमले करने में इन हथियारों का इस्तेमाल होता है। और इसी को लेकर जो ये एक और बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर अफगानिस्तान से इस ओर वो हथियार जो है इंपोर्ट किए गए थे। उसके बाद इन आतंकियों ने पुंछ टेरर अटैक की वारदात को अंजाम देने के लिए उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया, जिन हथियारों को ओसामा बिन लादेन का जब ऑपरेशन जब चलाया जा रहा था उस वक्त भी वही जो हथियार थे वो बरामद किए गए थे। तो बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जो है आतंकवाद की बात की जा रही है। वहीं पर एक बड़ी खबर रामन से भी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के उन्हें जो है एक वहां इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद वो खड़ी की बात की जाए, रामन का जो खड़ी इलाका है काफ़ी दूर दराज इलाका है, वहाँ के जंगलों में उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स का जो सामान है वहाँ पर वो बरामद किया जाता है। जहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स वहाँ पर रह रहे थे। उसके बाद जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज आती है, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जाता है, वहां से कुछ ऐसे सामान जो है वो बरामद किए जाते हैं। ये जो खबर रामन से सामने आ रही है, रामन का जो खड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहां से सामने आ रही है। वहां के काफी दूर दराज इलाका है, अगर हम बात करें काफी जो जंगलों वाला इलाका है, वहां पर जो एक इंफॉर्मेशन मिलती है सिक्योरिटी फोर्सेज को, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज उस जगह पहुंचती है और वहां से सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किया जाता है, और उसके बाद से ये सारी चीजें जो है वो बरामद की जाती हैं। वहां से जो है 2 राइफल ग्रेनेड्स बरामद किए जाते हैं। उसके अलावा एक UBGL थ्रोवर भी बरामद किया जाता है। इसके अलावा एक वायरलेस
एंटीना भी बरामद किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आईडी जैसे कुछ जो दिखने वाली वो चीज़ें भी बरामद की जा रही है, बताया जा रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ एक वायर है वो भी बरामद की जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 17 AK-47 की कार्टिलेज भी बरामद की जाती है। और इसके अलावा 7 mm कार्टिलेज बरामद की जाती है और एक गिलास भी बरामद किया जाता है, जिस गिलास में बताया जा रहा है कुछ ग्लिसरीन जैसा लिक्विड है वो वहाँ से बरामद किया गया है। और एक खाकी जैकेट भी वहाँ से बरामद किया गया है। और इसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो FIR भी दर्ज करती हैं। और जितने भी ये एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो इन्हें भी जो है इन्हें भी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर किया जाता है। PS बानिहाल में इन्हें रजिस्टर किया गया है। और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो रामबन का खड़ी इलाका है, काफ़ी जंगलों वाला इलाका है। दूरदराज इलाके में जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर जो मिलिटेंट का ठिकाना है वो वहाँ पर है, उसके बाद जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर पहुँचती है और इस ठिकाने का पर्दाफाश करती है। और वहाँ से जितने भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस है, जितने मटेरियल्स है, वहाँ से वो बरामद करती है। और इसके अलावा एक खाकी जैकेट है वो भी बरामद वहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है कि वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आती हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी ये रामबन इलाके से सामने आ रही है, जहां पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है। यहां से हथियार बरामद किए गए हैं और अधिकारियों के अनुसार जिले की खाड़ी तहसील के बुजुल्ला इलाके के जंगल में हथियार होने की सूचना मिली थी और इस पर SOG बनिहाल की एक टीम ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया और जंगल में एक आतंकी ठिकाने का पता चल पाया। यहां से 2 ग्रेनेड, एक UBGL थ्रोअर, AK-47 राइफल के 17 राउंड, 9 mm के 7 कारतूस, एक वायरलेस सेट और बाकी आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। और SSP रामबन मोहिता शर्मा के उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि आतंकी ठिकाने को नष्ट कर दिया गया है और बनिहाल थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पर आपको बता दें, एक तरफ जहां दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके की भी अगर बात करते हैं तो वहां पर भी कीगाम इलाके में आतंकी मददगार को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक AK-47 राइफल, मैगजीन, 10 गोलियां और एक बैग बरामद हुआ है। यानी कि अलग अलग लोकेशन से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो आर्म्स और एम्यूनिशन जो है ये बरामद की जा रही है। इससे ये पता लगता है कि आतंकियों के ठिकाने जो है वो आखिर किस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसे षड्यंत्र जो है वो रचे जा रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में इस तरह के हमले जो है वो किए जा सके। एक तरफ अगर बात करते हैं मई के महीने में जहां पर एंडिंग में G20 समिट भी होने वाला है, उसको लेकर भी यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कड़े किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये हथियारों के जखीरे यहाँ से देखे जा रहे हैं, पुंछ में जो टेरर अटैक हुआ है तो कहीं ना कहीं एक तरह से डर का माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश हो रही है। और इसी के साथ जिस यहाँ पर शोपियां से जिस OGW की गिरफ्तारी की गई है उसकी पहचान तनवीर अहमद वानी निवासी गांव दारमदोरा के रूप में की गई है। ये आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा था और सोमवार को ये कार्रवाई पुलिस और सेना की 44 RR बटालियन के जवानों ने एक संयुक्त तलाशी अभियान में की है। तो ये बड़ी जानकारी जो है ये रामबन और शोपियां के इलाके से सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार SOGs की जो है अगर बात करते हैं तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स का भी सहारा लिया जा रहा है, पैरा कमांडोज को भी जो है जंगलों में उतारा जा रहा है जहां पर वहां बैठे हुए अगर कोई भी आतंकी है तो उनका खात्मा किया जा सके। और इस पुंछ अटैक को लेकर भी जिस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता जो है वो हाथ नहीं लग पाई है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं मौसम की। तो जिस तरह से मौसम ने सुबह सवेरे एक बार फिर हमने देखा कि किस तरह से करवट बदली है। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश आज सुबह सवेरे देखने को मिली है। और इसी के साथ अगर बात करते हैं कश्मीर की तो कश्मीर के जो ऊपरी इलाके थे वहां पर बर्फबारी देखने को मिली और वहां पर भी आज सुबह सवेरे से ही मौसम में तब्दीली के साथ वहां पर भी तेज बारिश हुई है और जिस वजह से टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पिछले 2 दिनों की से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसका असर लगातार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ जहां अब गेहूं की कटाई का वक्त चल रहा है और इस बीच ये जो लगातार बारिश हो रही है किसानों के लिए काफी ज्यादा परेशानी है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी गेहूं की फसल की कटाई नहीं की हुई है, जिससे उनकी गेहूं की फसल जो है वो खराब हो रही है। कईयों ने उसकी कटाई कर अभी तक खेतों में ही वो फसल पड़ी हुई है, जिस वजह से भी गेहूं की फसल खराब होने का यहाँ पर डर इन किसानों को लगा हुआ है। लेकिन इसी के साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उनकी तरफ से जहां पहले कहा जा रहा
रहा था कि 4 तारीख तक मौसम इसी तरह से खराब रहेगा और 1 और 2 तारीख को मूसलाधार बारिश हो सकती है, और वैसा ही देखने को मिला। लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि 7 मई तक मौसम और ज्यादा खराब रह सकता है और इसी तरह से इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए, जहां पर उन्होंने कहा था कि 4 मई तक ही मौसम जो है खराब रहने वाला है। और अगर हमने कल भी आपको अपडेट किया था कि 1 और 2 तारीख को जो है काफी तेज बारिशें हो सकती है, और बारिशें काफी तेज हुई भी है, और बर्फबारी भी ऊपरी इलाकों में देखा गया है, वहां पर तेज बर्फबारी भी देखने को मिली है। और आज सुबह सवेरे से ही काफी तेज बारिशें हुई थी, और कल भी काफी तेज बारिशें जो है वो देखने को मिली थी। इसके अलावा बर्फबारी भी जो है, अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहां पर बर्फबारी भी जो है वो देखने को मिली थी। और जिस तरीके से हमने आपको कल जो है ट्रैफिक के बारे में भी अपडेट किया था, क्योंकि सुबह सवेरे काफी जरूरी हो जाता है कि ट्रैफिक के हवाले से आप तक जो है अपडेट पहुंचे। वहीं पर जिस तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें, जब भी तेज बारिश या बर्फबारी होती है उस टाइम पे काफी जो है दिक्कतें देखने को मिलती है। जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर लगातार लैंडस्लाइड्स जो है वो देखने को मिलती है। हल्की बारिश जो है उस टाइम पे भी देखने को मिलती है, अगर तेज़ बारिश हो तब भी जो है देखने को मिलती है। वहीं पर आपको ट्रैफिक के हवाले से अपडेट कर दे तो आज जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरीके से बहाल है। कोई भी लैंडस्लाइड्स के मामले नहीं सामने आ रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे दोनों तरफ की बात करें तो दोनों तरफ से ट्रैफिक को पूरी तरीके से बहाल कर दिया गया है। अगर हम बात करें मुगल रोड की, तो मुगल रोड आज के दिन भी बंद है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही थी, और मुगल रोड पे भी काफी बर्फबारी वहां पर देखने को मिली है, जहां पर स्नो क्लियरेंस का काम तो जारी है, लेकिन फिर भी ताजा बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। रात की बात करें तो रात को भी काफी वहां पर बर्फबारी हुई थी। उसके अलावा बारिशों की बात करें तो बारिशें जो है लगातार जारी है, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि 7 तारीख तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा, यानी कि 1 और 2 यानी आज जो है काफी तेज बारिश होने के इम्कान है और बर्फबारी होने के भी इम्कान है। इसके अलावा 7 तारीख तक कुछ ऐसी जगहें होंगी जहां पर हल्की हल्की सी जो बारिशें हैं वो देखने को मिलेंगी, और कहीं तेज हवाएं भी हैं वो भी देखने को मिलेंगी। मौसम जो है इसी तरीके से बना रहेगा। उतार चढ़ाव जो है 7 तारीख तक इसी तरीके से रहने वाला है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर अगर बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनका सहारा कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं वो जो है लेते हैं, और उन मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। अपने जो उनके संपर्क में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी वो संपर्क साधते हैं इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके। और अब ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर में ये सामने आ रही है कि सेंटर की तरफ से कुल मिलाकर 14 मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं वो ब्लॉक की गई हैं, वो जम्मू कश्मीर में बैन कर दी गई हैं, जिसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से ये जो है माना जा रहा था कि आतंकी और जो उनके सपोर्टर्स हैं जम्मू कश्मीर में वो इन मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे और आतंकी गतिविधियों को कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे थे। और इसी के साथ जो है आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी ये रिकमेंडेशन दी गई थी, उसके बाद ही ये कदम उठाया गया जहां पर इन 14 मोबाइल एप्लीकेशंस को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। आखिर कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं इनके बारे में भी आपको बता दें। जिन एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया गया है ये है विकर्म, मीडियाफायर, ब्रायर, बी चैट, नैनबॉक्स, कोनाइन, IMO, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी, थ्रीमा, क्रिप्टविजर, एनिग्मा और सेव स्विस। हालांकि इन एप्लीकेशंस के बारे में शायद ही आपने सुना होगा क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज्ड ऐप्स नहीं हैं, लेकिन इस तरह के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ये जिस तरह से जो भी इस तरह की क्राइम्स को अंजाम देने वाले जो लोग हैं वो इस तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को इन एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी होती है। और पुलिस की अगर बात करते हैं तो वो भी जब ट्रेस करते हैं एप्लीकेशंस को तो वो भी जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस होती हैं सिर्फ उन्हीं को ट्रेस करते हैं। तो यही वजह है कि इन जो भी एप्लीकेशंस जो बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये क्रिमिनल्स जो है इस तरह के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके ही इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। और अब ये जो 14 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने की बात कही गई है उसमें कौन कौन से नाम है उसकी जानकारी भी आपको दी गई है। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले 15 मोबाइल एप्लीकेशंस जिसमें कि एक लीडिंग मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन जो थी उसे भी आइडेंटिफाई किया गया था और उसे भी ब्लॉक करने की बात कही गई थी। और
वहीं पर ये जो एप्लीकेशंस ब्लॉक की गई हैं, ये सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इन एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया गया है। यानी कि ये एक्ट जो है ये सरकार को कहीं ना कहीं ये राइट देता है कि वो इस तरह की एप्लीकेशंस को जो है ब्लॉक कर सकता है। और सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की माने तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि ये वाली जो एप्लीकेशंस थी, ये जो आतंकी हैं या फिर जो आतंकी मददगार हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते थे। ये जो OGWs हैं वो इसका इस्तेमाल करते थे और इसी वजह से इन एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। जी, जिस तरीके से पहले की बात की जाए तो पहले भी कहीं ऐसी एप्लीकेशंस बैन कर दी गई हैं। चाइनीज़ ऐप की बात करें, वहाँ पर भी एप्लीकेशंस इंडिया में जो चाइनीज़ ऐप्स होती थी उन्हें बैन कर दिया गया था। उस टाइम पे ये कहा था कि ये ट्रस्ट वर्दी एप्लीकेशंस नहीं है। वहीं पर ये जो ऐसी 14 एप्लीकेशंस हैं इन्हें बैन कर दिया है और अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें उसके अंडर ही जो केस है वो बुक किया हुआ है। और जितनी भी अगर मैं बात करूँ इंटेलिजेंस एजेंसी की तो उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी एप्लीकेशंस, ये 14 एप्लीकेशंस थी जिनका नाम जो है अब तक पहुँचाया, इन एप्लीकेशंस का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया में नहीं था। यानी कि इन्हें ट्रेस करना बेहद मुश्किल था। जितनी भी एप्लीकेशंस इंडिया में बहाल होती हैं जो ट्रस्टवर्दी होती है उनका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होता है, क्योंकि कुछ भी अगर कुछ होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो वो रिप्रेजेंटेटिव के जो डेटा होता है उन ऐप्स का वो ट्रेस करता है। और वहीं पर ये जो एप्लीकेशंस थी इनका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में नहीं था, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है ट्रेस आउट करना कि क्या मैसेजेस भेजे गए हैं। और वहीं पर इसी को चलते हुए ही इन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है मिनिस्ट्री ने, जहां पे सजेस्ट किया था कि इन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो टेररिज्म को इन एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो भी बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करते हैं तो उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों पर एक स्टेटमेंट जो है दी गई है। आखिर उनकी तरफ से आतंकवाद को लेकर क्या कुछ कहा गया है, 370 जो है यहाँ से हटने के बाद आखिर क्या कुछ यहाँ पर होना चाहिए था और किस तरह के दावे किए गए थे, उस पर भी फारूक अब्दुल्ला निशाना साधते हुए नजर आए हैं। और G20 समिट जो होने वाला है जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक तरह से तंज कसते हुए फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहा गया है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, आइए आपको सुनाते हैं। आतंकवाद कभी खत्म हो गया था? ये कहते थे 370 खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि 370 ही जिम्मेवार है आतंकवाद का। आज तो इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद है। अभी 5 हमारे से बहादुर सिपाहियों को मार डाला, शर्म की बात नहीं है? अफसोस है मुझे। क्या उनके घर बार नहीं थे? उनको भेजा जा रहा है, नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जा रहा है। मारे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? मैं ये कहूँगा, मुझे बहुत अफसोस है कि उसकी मीटिंग लद्दाख में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं। क्या जम्मू इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहाँ नहीं होना चाहिए था? अफसोस है कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से किसी ने बात नहीं की कि यहाँ क्यों नहीं G20 हुआ। क्या वजह है? क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? और इस जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड क्या हमारी जेब में है? G20 की मीटिंग यहाँ होनी चाहिए। मैं इसको देखता हूँ कि ये आपके कल्चर को खत्म कर रहे हैं। डोगरा जबान खत्म हो जाएगी, आपका डोगरा रीजन खत्म हो जाएगा। बाहर के बस जाएंगे, उन्हीं के लिए नौकरियां होंगी, उन्हीं के लिए सब कुछ होगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। और अफसोस मुझे इस बात का है कि एक भी बीजेपी का लीडर इसके बारे में नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। जहां पर आपने सुना कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है लगातार ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो टेररिज्म है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आर्टिकल 370 के बाद भी लगातार जो टेररिज्म है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर जो सरकार है वो लगातार ये दावे कर रही थी कि आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा, उसके बाद से जो टेररिज्म के मामले हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, लेकिन टेररिज्म के मामले कम नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा G20 की बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है लगातार
बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी जम्मू की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरीके से जम्मू में जो G20 मीटिंग नहीं करवाई गई है, ये G20 मीटिंग कश्मीर में क्यों करवाई गई है, आखिर G20 की जो मीटिंग है वो जम्मू में क्यों नहीं करवाई गई है। इसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि लद्दाख में भी G20 की मीटिंग करवाई गई थी ताकि चाइना को दिखाया जाए कि लद्दाख जो है वो हमारा है। और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि डोगरा कल्चर को पूरी तरीके से ये खत्म कर रहे हैं, जहां पर जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्हें ये करना चाहिए था कि जम्मू का जो कल्चर है उसको बढ़ावा देना चाहिए था, लेकिन ये जो जम्मू के कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, कश्मीर में G20 की मीटिंग कर रहे हैं, ये जो है नहीं करना चाहिए था। और जितने भी लीडर्स हैं उन्हें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। और वहीं पर उन्होंने ये भी बात भी कही है कि जो यहाँ पर अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू में जो प्रिजर्व था कल्चर महाराजा हरि सिंह का, उसे जो है अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अगर G20 मीटिंग को जम्मू में नहीं करवाया जाएगा तो जो कल्चर है डोगरा कल्चर उसे अहमियत नहीं दे जा रही है। अगर हम बीजेपी लीडर्स की बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार बीजेपी के लीडर्स पर ही निशाना साध रहे हैं कि वो जम्मू के डोगरा कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे। महाराजा हरि सिंह की जो यहाँ पर अगर हम प्रिजर्व की बात करें, कल्चर जो प्रिजर्व किया था उसे पूरी तरीके से खत्म जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। डोगरा कल्चर को खत्म किया जाएगा और जितने भी यहाँ पर लोग हैं बाहर से जम्मू कश्मीर में आएंगे, अपना कल्चर यहाँ पे बनाएंगे, जो कल्चर जम्मू का है वो जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पर जल शक्ति मिशन की अगर बात करते हैं तो इसे लेकर जहां हर घर नल योजना की भी जो है शुरुआत की गई थी कि हर एक दूरदराज के जो इलाके हैं वहां पर पानी जो है वो पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो और लोगों के घरों में नल के जरिए से जो है पानी लाया जाए। अब जल शक्ति मिशन की अगर बात करते हैं तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी जो है सामने आ रही है, आतिया अपडेट कीजिएगा। जिस तरीके से जल शक्ति मिशन जो है वो 2019 में लाया गया था, जहां पर गवर्नमेंट का ये कहना था कि अब हर घर में पानी पहुंचेगा और ये ऐसा पानी होगा जो काफी साफ पानी होगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कुछ ऐसे गांव इलाके हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन अब जो सरकार की तरफ से जो जल जीवन मिशन है वो स्टार्ट किया जाएगा, जिसके जरिए हर घर पानी तो मिलेगा लेकिन साफ पानी होगा वो देखने को मिलेगा। और वहीं पर एक डेटा सामने आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने 60% ऐसे रूरल, अगर हम बात करें वहां के हाउस होल्ड में पानी पहुंचाया है। अभी तक का डेटा आया है कि 60% जो रूरल हाउस होल्ड है वहां पर पानी जो है वो पहुंचाया हुआ है। और वहीं पर अगर हम बात करें 18,000 ऐसे घर है जहां पर जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचा है। और जो गवर्नमेंट का जो एक टारगेट था कि 60% तक हम जो है ये टारगेट पूरा करें, और वहीं पर 60% तक जो टारगेट है वो पूरा किया गया है। और जहां पर 2019 की बात की जाए, 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन को शुरू किया गया था, जहां पे गवर्नमेंट की बात की जाए तो लगातार ये कह रही थी कि 100% ऐसे पानी की सहूलियात जो है हर घर पहुंचेगी। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर भी पानी की सहूलियत जो है हर जगह पे पहुंचेगी। और उसके अलावा भी 5 लाख के करीब जो है उस टाइम पे 2019 की बात करें, उस टाइम पे 5 लाख के करीब ऐसे घर थे जहाँ पर पानी पहुँचाया गया था। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो 11 लाख से ज़्यादा ऐसे घर है जहाँ पर पानी जो है वो पहुँचाया है। आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। 2019 में जहाँ पर ये 5 लाख थे और आज की बात करें तो आज ये 11 लाख तक पहुँच गए हैं, यानी कि 60% ऐसे घर है जहाँ पर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है अपना टारगेट सेट कर दिया है, यानी कि 60% तक जो पीने का पानी है वो हर घर पहुंचा हुआ है। जहां पर जल जीवन मिशन के अगर हम इसकी बात करें तो इसके तहत ही हर घर पानी पहुंचाया गया है। इस गाइडलाइन के तहत ये कहा गया था कि जितने भी 20 ऐसे घर होंगे जो अनकवर्ड घर होंगे जहां पर पानी नहीं पहुंचा है वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा, और ये पानी ऐसा होगा जो काफ़ी साफ़ होगा। और अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर हर एक घर पे ऐसा पानी जो है वो पहुँचने को मिलेगा। और जल जीवन मिशन के तहत सरकार की बात करें तो उन्होंने ये मिशन शुरू किया था कि हर घर जो है पानी पहुंचेगा। और वहीं पर 60% ऐसे घर है जहां पर अब पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर खासकर रूरल एरियाज़ की बात करें तो सरकार का यही मिशन था कि रूरल एरियाज़ जहां पर पानी नहीं पहुंचता है वहां पर पानी जो है वो पहुंचने को मिले। और ये पानी जो है ये टेक्नोलॉजी की मदद से पहुंचेगा जो कि काफ़ी साफ़ होगा, बीमारियों से काफ़ी जो है कमी जो है इसमें देखने को मिलेगी। जितने भी कंटेनमेंट पार्टिकल्स होते हैं इस पानी में नहीं होंगे, ये काफ़ी
जो पानी जो है वो साफ पानी वो देखने को मिलेगा। और वही चीज़ जो है गवर्नमेंट ने टारगेट कर दी है। 60% ऐसे घर है, 11 लाख से ज़्यादा ऐसे घर है जहाँ पर गाँव की बात की जाए तो रूरल एरियाज़ में 60% ऐसे घर है जहाँ पर पानी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पहुँचा है। बिल्कुल, जिस तरह से दूरदराज के इलाकों में जो है पानी की सुविधा हर घर में पहुंचनी चाहिए, इसको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है और पीने का पानी जो है वो स्वच्छ पानी होना चाहिए, उसको लेकर भी काम हो रहा है। और कुछ आंकड़े जो हैं वो भी सामने रखे गए हैं जहां पर 60% से भी ज़्यादा जो दूरदराज के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें अब स्वच्छ पानी की सुविधा जो है वो जल जीवन मिशन के तहत दी जाएगी। चलिए अब इसी के साथ सुबह सवेरे के प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है अलविदा लेने का। मुझे और मेरी सहयोगी अतिया को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।